इस वीडियो में हम लोग जानेंगे चैप्टर 7 के बारे में। और चैप्टर 7 हम लोगों को बताएगा वेदर, क्लाइमेट और एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट, यानी कि वेदर के बारे में हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में, क्लाइमेट के बारे में जानेंगे, अलग अलग क्लाइमेट्स के बारे में जानेंगे और ये देखेंगे कि वहाँ के जो एनिमल्स हैं वो उन क्लाइमेट्स में कैसे अपने आप को अडेप्ट करते हैं, यानी कि कैसे वो अपने आप को बदलते हैं उस क्लाइमेट के अनुसार। ठीक है। आपने कभी ना कभी तो ये देखा होगा या अपने घर वालों से सुना होगा कि आज लगता है बारिश होने वाला है, आज धूप बहुत ज़्यादा है, आज ठंडी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और ये हर दिन बदलते रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी दिन जैसे कि आज हो सकता है कि आपके घर साइड में बारिश होगा, हो सकता है कि बादल रहेगा और धूप बहुत कम होगा। कल मतलब कि अगले दिन हो सकता है कि धूप ज़्यादा हो, बारिश नहीं हो और आकाश पूरा साफ रहेगा। इसका मतलब डेली डेली जो है वो आपका घर के आसपास का जो वेदर है, यानी कि घर के आसपास का जो आसमान है, जो धूप है, जो बारिश है, वो उसका होने का जो चांसेस है वो ज़्यादा या कम होते जा रहा है। ठीक है। अब आप कभी न्यूज़ चैनल लगाओ और न्यूज़ चैनल में जाके सर्च करो या देखो कि वेदर फोरकास्ट कैसे होता है, यानी कि वहाँ के जो एक प्रेजेंटर होंगे वो आपको बताएंगे कि आज का दिन कैसा होने वाला है, आज कितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, कितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहेगा, यानी कि नमी रहेगा हवा में, रेनफॉल होने का चांसेस है या नहीं है। यहाँ तक कि जो आपके घर में अखबार आता है, जो आपके घर में पेपर आता है, उसमें भी वेदर के बारे में डेली डेली छपता है कुछ ना कुछ। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि टेम्परेचर जो है वो मैक्सिमम रहेगा 16.1 और -2.6, यानी कि ठंडा दिन होने का जो है चांसेस है। सनसेट होगा 5:40 में, यानी कि सन जो है वो 5:40 में आपके घर साइड में ख़त्म हो जाएगा, ये जो भी एरिया का दिया हुआ है। और सुबह में वो 7:15 में वो सनराइज़ आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार मून राइज़, मून सेट के बारे में बताया गया है ना। ह्यूमिडिटी के बारे में बताया गया है जो कि 83% से लेकर के 37% के बीच में कुछ भी हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना डिटेल्स जो वेदर से बताया जाता है ये कौन तैयार करता है? आखिर कोई ना कोई तो होगा ना जो इतना एक्यूरेटली बता रहा है कि ऐसा ऐसा आज आपके साथ, आज आपका दिन ऐसा होगा, यानी कि उसका वेदर ऐसा होगा। तो ये जो रिपोर्ट है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक डिपार्टमेंट जिसका नाम है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो तैयार करता है। इस डिपार्टमेंट का ये काम है कि वो टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी और जितने भी अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उसका डेटा को तैयार करेगा और वो वेदर को प्रिडिक्ट करेगा आपके सहूलियत के लिए। अब आपके लिए एक एक्टिविटी ये है कि आप क्या करो, अपना एक डेटा निकालो एक पूरे हफ्ते के लिए। जैसे कि मान लेते हैं कि आज है आपका 3 तारीख है ना, 3 अप्रैल है, तो 3 अप्रैल का, फिर 4 अप्रैल, फिर 5, 6, 7, 8, ठीक है, इस प्रकार से। और डेली आप सर्च करो कि मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होगा, मिनिमम टेम्परेचर कितना होगा, मिनिमम ह्यूमिडिटी क्या रहेगा, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी क्या रहेगा, और रेनफॉल होने के कितने चांसेस हैं। ठीक है। इससे आपको पता चलेगा कि कभी कभी आपका मैक्सिमम टेम्परेचर कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, मिनिमम टेम्परेचर कम ज़्यादा होगा, मिनिमम ह्यूमिडिटी कम होगा या ज़्यादा हो सकता है, कभी कभी मैक्सिमम ह्यूमिडिटी कम ज़्यादा हो सकता है। इसका मतलब कि डेली डेली कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं ना। तो इस डेली डेली जो चेंज आता है एटमॉस्फेयर में, खास करके उसके टेम्परेचर में, उसके ह्यूमिडिटी में, रेनफॉल में, उसका विंड स्पीड क्या है, इन सब चेंजेस को डे टू डे, मतलब अलग अलग दिन जो चेंजेस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वेदर। जिस जगह का होता है उसको बोलते हैं वेदर एट दैट प्लेस। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका घर भटिंडा में है, ठीक है, या आपका घर दिल्ली में है, मान लेते हैं आपका घर दिल्ली में है, तो दिल्ली का जो है वेदर अलग अलग दिन पे अलग अलग होगा, क्योंकि उसका अलग टेम्परेचर होगा, अलग ह्यूमिडिटी होगा, रेनफॉल एंड विंड स्पीड और भी अलग अलग चीज़ें हमेशा होंगी। तो इस प्रकार से हम लोग बोलेंगे कि दिल्ली का वेदर कैसा है और कैसा नहीं है। अब जो ह्यूमिडिटी था, टेम्परेचर था
और रेनफॉल था, विंड स्पीड था, है ना। ये सब को हम लोग बोलेंगे वेदर का एलिमेंट्स, क्योंकि इन सब चीज़ों से ही बन के वेदर बनता है। और फिर वेदर देखने के बाद हम लोगों को लगता है, जब हम लोग वेदर पढ़ते हैं, जब मैक्सिमम ह्यूमिडिटी यहाँ पर 82% से लेकर के 95% अगर हो गया, तो हम लोग बोलेंगे कि ओ माय गॉड, आज वेदर जो है वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है, वेदर इज़ टू ह्यूमिड। यही अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, 45 डिग्री हो जाए, तो हम लोग बोलेंगे वेदर इज़ टू हॉट, ठीक है। रेनफॉल अगर बहुत ज़्यादा होने लगे तो बोलेंगे कि जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा रेनी है, मतलब रेनफॉल होने का चांसेस है। अच्छा, वेदर जो है डे टू डे तो मतलब चेंज होता ही है, लेकिन कभी कभी टाइम में 1 घंटे में, आधा घंटा में भी चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वार्म है डे, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हम लोग बोलेंगे ओ माय गॉड, द डे इज़ वेरी वार्म एंड ह्यूमिडिटी इज़ ऑल्सो वेरी हाई, ठीक है। उसके बाद अचानक से पानी पड़ गया, पानी पड़ गया तो आपका वेदर चेंज हो गया, फिर क्या होगा, टेम्परेचर गिर जाएगा और ह्यूमिडिटी भी गिर जाएगा, ठीक है। तो इससे हम लोग को समझ में आएगा कि जो वेदर है वो डे टू डे तो चेंज होता ही है, लेकिन साथ ही साथ वो घंटे घंटे में भी चेंज होता है। आपने अगर प्रिपेयर कर लिया है अपना चार्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक चार्ट यहाँ पर आपको प्रिपेयर करके दिखाया गया है कि देखो यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक है, और डे टू डे चेंजेस कैसे हो रहा है। जैसे कि 3 तारीख को 26 था, फिर 4 तारीख को 23.5 हो गया, फिर 5 को 25, इस तरह से जो है टेम्परेचर वो चेंज होते जा रहा है, ठीक है। और इस तरह से हम लोग बोलेंगे वेदर रिपोर्ट। तो इस प्रकार से चेंजेस होते रहता है। वैसे आपसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है बूझो, वो ये पूछ रहा है कि आखिर वेदर इतना चेंज क्यों होते रहता है ना, बार बार दिन में, या फिर अलग अलग दिन को, या एक ही दिन में 5-6 बार या 2-3 बार क्यों चेंज होता है वेदर, आखिर क्या है उसका कारण हो सकता है। सोचो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में सोचो, ठीक है। तो हम लोग ने देखा कि टेम्परेचर बढ़ता है घटता है, इसके बारे में हम लोग स्पेशल थर्मामीटर्स यूज़ करते हैं, और उसका नाम है मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर्स। अब इन सब से हम लोग देखते हैं कि टेम्परेचर उस जगह का कितना है और उस एरिया का किस टाइम पे कितना है, ठीक है। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि दिन भर में कब ऐसा होता होगा कि मैक्सिमम टेम्परेचर रहता होगा, और कब ऐसा होता होगा कि मिनिमम टेम्परेचर रहता होगा। पहले सोच लो पॉज करके, उसके बाद मैं उसको बताता हूँ। तो मैक्सिमम टेम्परेचर दिन का जनरली आफ्टरनून में होता है, खास करके 12 बजे के बाद से 2 से 3 बजे के बीच में काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 12 बजे से लेकर के 1-2 बजे तक जो सन की रेज़ पड़ती है वो रेडिएट होकर के 2-3 बजे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसलिए 2-3 बजे के आसपास दोपहर में मैक्सिमम टेम्परेचर देखने को मिलता है, और मिनिमम टेम्परेचर यूजुअली अर्ली मॉर्निंग, एकदम सुबह सुबह, यानी कि 4-5 बजे के आसपास एएम में देखने को मिलता है, एकदम सुबह सुबह, है ना। अब आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन ये है कि क्या आप सुबह उठते हो, और अगर सुबह उठते हो तो कितना सुबह उठते हो, ठीक है, इसका आंसर दो। अब हम लोग आते हैं दूसरे टॉपिक पे, जिसका नाम है क्लाइमेट। तो हम लोगों ने देखा वेदर जो चेंज होता है डेली डेली, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब ये वेदर को अगर हम लोग बहुत दिन तक, यानी कि बहुत सालों तक अगर इसको प्रिजर्व करके रखें, अगर इसको अच्छी तरीके से रखें, जैसे कि 25 साल मान लेते हैं, 25 सालों तक अगर इसको हम लोग रखते रहेंगे, और फिर हम लोग देखेंगे तो उस वेदर को हम लोग जब मिलाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि एक पैटर्न बनता है, ठीक है, एक पैटर्न बनता है, और उस पैटर्न को बोलते हैं क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ श्रीनगर का दिया हुआ है, तो ये 25-30 सालों का डेटा है, जो कि हम लोगों ने वेदर के तौर पे अलग अलग दिन उसको इकट्ठा किया है, और इकट्ठा करने के बाद हम लोग इस इंफॉर्मेशन पे निकले कि जम्मू एंड कश्मीर का जो क्लाइमेट है वो कोल्ड क्लाइमेट है, ठीक है, ठंडा वहाँ होता है। जैसे कि जनवरी में -2.3 डिग्री सेल्सियस रहता है टेम्परेचर, से लेकर के मैक्सिमम जो है 4.7 डिग्री। यहाँ तक कि आप देखो, जब हम लोग का नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, खास करके सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया में, जब मई जून में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, फिर भी कश्मीर का टेम्परेचर देखो बहुत कम है, मतलब 10.7 से लेकर के 23.8 के बीच में, जो कि रिलेटिवली बहुत कम है, ठीक है। जून में भी वैसा ही 29, और जुलाई में भी 8.2 से लेके 30 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। तो अब ठंडे जगह का हम लोग देख लिया, अब हम लोग देखते हैं केरला।
तिरुवनंतपुरम केरला के बारे में, वहाँ का कैसा क्लाइमेट है, और ये एरिया काफ़ी गर्म होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, जैसे हम लोगों ने देखा मई जून के बारे में और जुलाई के बारे में, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर जब देखें तो देखो मिनिमम टेम्परेचर कितना है, 24 से लेकर के 31 के बीच में, यानी कि यहाँ गर्मी ज़्यादा है इसके मुकाबले। ठीक है, कंपेयर बस करो। जून में देखो 23.5 से लेकर 29.7, 23.1 से लेकर 29.2। तो इससे हम लोग कह सकते हैं, आप इस एरिया में देखो तो यहाँ पे हमेशा बड़ा है, ठीक है, हमेशा ज़्यादा है, और इस एरिया में ज़्यादा है। इससे एक चीज़ और देख सकते हो आप कि ऑल ओवर द ईयर ज़्यादा टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। ठीक है, और इसमें वेरिएशन बहुत कम है, यानी कि इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि हॉट टेम्परेचर तो है बट वेरिएशंस कम है ना। साथ ही साथ जब हम लोग टोटल रेनफॉल के बारे में बात करते हैं, तो जब आप केरला के बारे में देखोगे तो यहाँ पर देखो केरला में कितना ज़्यादा रेनफॉल है ना, 321, 227, लेकिन इसमें जो है रेनफॉल बहुत कम होने का चांसेस है ना। इनफैक्ट बहुत कम होता है रेनफॉल। एग्जांपल के तौर पे जुलाई में मात्र 49 mm का रेनफॉल होता है, वहीं केरला में 227 का होता है mm का रेनफॉल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग ये देख सकते हैं कि केरला में रेनफॉल जो है वो ज़्यादा होता है श्रीनगर के मुकाबले। ठीक है, उसी प्रकार अलग अलग जगहों का जब हम लोग क्लाइमेट निकालते हैं तो वो अलग अलग दिखता है। एग्जाम्पल के तौर पे राजस्थान का जब हम लोग क्लाइमेट निकालेंगे तो हम लोग देखेंगे कि राजस्थान जो बहुत गर्म एरिया है, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है, लेकिन वहाँ पर बारिश भी बहुत कम होती है। ठीक है, उसी प्रकार जब हम लोग नॉर्थ ईस्ट में मेघालय का निकालेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि मेघालय में बारिश बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ में, मेघालयाज़ वाले एरियाज़ में, नॉर्थ ईस्ट एरिया का जो क्लाइमेट है वो वेट है, और राजस्थान का जो क्लाइमेट है वो हॉट एंड ड्राई है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अलग अलग क्लाइमेट के बारे में, और उसमें जो एनिमल्स रहते हैं वो कैसे वहाँ पे सरवाइव करते हैं और वो कैसे उसको अडेप्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो होता ये है कि जो एनिमल्स नॉर्मल एरिया में रहते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ती हो या बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती हो, उनको रहने में ज़्यादा मुश्किलात नहीं होता है। लेकिन जो एनिमल्स बहुत ज़्यादा ठंडा एरियाज़ में रहता है, जो एनिमल्स बहुत ज़्यादा गर्म एरिया में रहते हैं, उन लोगों को वहाँ के एरिया के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है। उनको अपने आप से उस एरिया, उस क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप को चेंजेस उनमें भगवान के द्वारा मिला हुआ होता है, या वो खुद अपने आप में चेंजेस डेवलप कर लेते हैं। तो इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में 2 एग्जांपल्स पढ़ेंगे। पहला पोलर रीजन्स में जो एनिमल्स हैं वो कैसे अडेप्ट करते हैं अपने आप को, और दूसरा हम लोग जानेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कैसे एनिमल्स अडॉप्ट करते हैं अपने आप को। ठीक है, तो पोलर यानी कि पोल के पास का जो रीजन होगा उसको बोलते हैं पोलर रीजन। एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। इन दोनों पोल के पास जो रीजन होता है वो पोलर रीजन्स होता है। ये आपको मिलेगा कुछ कुछ कंट्रीज़ में, जिसका नाम है कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यूएसए और रसिया के कुछ कुछ इलाकों में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कौन सा रीजन? पोलर रीजन। वहीं अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का बात करें तो वो आपको देखने को मिलता है इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कॉन्गो, इन सब एरियाज़ में। तो पहले हम लोग जानते हैं कि पोलर रीजन क्या है, बट उससे पहले आपके लिए क्वेश्चन है। आप एक वर्ल्ड का मैप खरीद लो, और अगर आपके पास अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप स्टेशनरी दुकान से जाकर खरीद लो, और एक पेंसिल से, कलर पेंसिल से मार्क करो कि पोलर रीजन्स कहाँ है और ट्रॉपिकल रीजन्स कहाँ है। मैं आपको बता देता हूँ जी, अगर ये वर्ल्ड का मैप है, ठीक है, तो ऊपर वाले एरियाज़ में होगा आपका पोलर रीजन, और बीच वाले एरियाज़ में होगा आपका इक्वेटोरियल रीजन, इनफैक्ट ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, ये हो गया ट्रॉपिकल, ये हो गया पोलर। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं पोलर रीजन के बारे में। तो पोलर रीजन में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। ठीक है, इस रीजन में स्नो हमेशा रहता है लगभग, है ना। साल भर का अगर 12 महीना है तो उसमें ज़्यादातर महीनों में वहाँ पर स्नो रहता है। ठीक है, जो सन है वो 6 मंथ तक एक बार, अगर जैसे कि ये हमारा नॉर्थ पोल है, ठीक है, ये अगर हमारा नॉर्थ पोल है, इसमें अगर सन जो है सो 6 महीनों तक यहाँ पर रोशनी आता है, ठीक है, सन का, और फिर 6 महीने तक यहाँ पर बस अंधेरा रहता है और यहाँ पर रोशनी नहीं आता है। ठीक है,
इन एरियाज़ में टेम्परेचर इतना कम हो सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। इन एरियाज़ में टेम्परेचर -37 डिग्री पे हो सकता है, यानी कि यहाँ का जो पानी है वो बर्फ़ बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो एनिमल्स रहते हैं उनके पास एक अलग टाइप का हुनर होना चाहिए, एडेप्ट करने का क्षमता होना चाहिए, तभी इस एरियाज़ में रह सकते हैं। इस एरिया में आपको मेनली देखने को मिलेगा पोलर बियर्स और पेंगुइन्स। ठीक है, पोलर बियर और पेंगुइन्स का आप फ़ोटो यहाँ पे ये देखो पेंगुइन है। ठीक है, इंसान जैसा देखने में लगता है, ये जो इसका हाथ और ये पेट एंड ये इसका फेस। ठीक है, और दूसरा अपना पोलर बियर है। पोलर बियर एकदम वाइट है देखने में, है ना, और ये आपको पोलर रीजन्स में देखने को मिलता है। इनफैक्ट पेंगुइन्स भी वहीं देखने को मिलता है। तो अब हम लोग जानते हैं कि इन लोगों के पास क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या स्पेशल है कि ये लोग उतने ठंडे जगहों पर भी जाकर के रह सकते हैं। तो देखिए, पोलर बियर्स का जो फर है ये वाइट है, और यहाँ का बैकग्राउंड जो स्नो है वो क्या है, वो भी वाइट है। इसलिए जो इनका शिकारी होता है, मतलब जिसको ये शिकार करना चाहते हैं, जिसको ये खाना चाहते हैं, वो इसको देख नहीं पाता। जैसे कि एक डियर चीता को या फिर लायन को देख नहीं सकता है अच्छी तरीके से कि कहाँ पर है वो छिपा हुआ, उसी प्रकार से पोलर बियर को भी मछलियाँ देख नहीं पाती है, उसको पहचान नहीं पाती हैं। ठीक है, और इस प्रकार से वो अपना खाना को खा सकता है। नंबर 1 हो गया इसका पहला हो गया। दूसरा ये है कि इसके पास सूंघने की काफ़ी तेज़ क्षमता होती है, और ये सूंघ के समझ जाता है कि कहाँ पर इसका फिश है और कहाँ पर इसका खाना पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद इनका जो क्लॉज है, ये वाला पंजा, वो पंजा बहुत बड़ा होता है और बहुत तेज़ होता है। वो अगर एक बार चला जाएगा ना तो एकदम जो आपका बॉडी का जो मीट है वो निकल जाएगा, इतना तेज़ है। ठीक है, और इस प्रकार से ये जो लंबे लंबे पंजे होते हैं और ये जो शार्प क्लॉज होता है, इसके कारण इनको आइस में चलने, ये तो आइस है पूरा, है ना, आइस में चलने में आसानी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये जो फर है, इनका फर के अंदर एक लेयर है फैट का। ठीक है, स्किन के अंदर, मतलब फर के अंदर जो इनका स्किन है उसके अंदर एक फैट का लेयर है। जैसे कि ये मान लो फर है, ठीक है, ये इसका स्किन है, तो इसके अंदर एक फ़ैट का लेयर होता है। और जो फैट का लेयर है वो इसलिए होता है क्योंकि ये इनका जो बॉडी हीट है, मतलब पोलर बियर्स का जो बॉडी हीट होता है वो इन्वायरमेंट में ना चले जाए और इनका बॉडी गर्म रह सके, इसलिए ये फैट जो है वो स्किन के अंदर बहुत काम आता है। ठीक है, उसके बाद जो पोलर बियर्स है उनका 2 लेयर का फर होता है, यानी कि फर जो ऐसे था ना, ये 2 लेयर का बना होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो एयर है वो यहाँ पर ट्रैप हो जाता है और ये बाहर नहीं निकलता है, इसलिए पोलर बियर्स को थोड़ा सा रिलेटिवली गर्मी लगता है। ठीक है, मतलब कि चूँकि उतना ठंडा जगह है, इसलिए उन लोगों को मतलब जो पोलर बियर्स है उनको काफ़ी गर्मी महसूस होती है उस ठंडे वातावरण के मुकाबले। अब दूसरा जानवर है पेंगुइन्स के बारे में। पेंगुइन्स का भी सेम कहानी है, क्योंकि ये भी देखो पूरा वाइट वाइट है ना, और वाइट वाइट होने के कारण इनको जो है जैसे भी हमारा पोलर बियर था उससे बचने में मदद मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ मछलियाँ पकड़ने में भी मदद मिलता है। ठीक है, उसके बाद जैसे हमारा पोलर बियर के पास था 2 थिक स्किन था और काफ़ी ज़्यादा फैट था, उसी प्रकार से इन जो पेंगुइन्स है उनके पास भी स्किन के ऊपर में फैट होता है, जिससे इनको ठंडा कम लगता है और जो उनका बॉडी हीट है वो बाहर नहीं निकलता है। साथ ही साथ अगर आपने कभी डिस्कवरी चैनल देखा होगा या फिर नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि पेंगुइन जो है, बहुत सारा पेंगुइन एक साथ में रहता है। ठीक है, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि पेंगुइन्स को गर्मी फील हो सके और ज़्यादा ठंडी ना लगे, क्योंकि उस एरिया में बहुत ज़्यादा हवा तेज़ चलता है। ठीक है, अब पोलर बियर्स के तरह पेंगुइन्स भी बहुत अच्छा स्विमर होता है, और उन लोगों को तैरने से जो उनका ये है, गर्मी दिनों में जो गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है वो स्विम करने से उनको थोड़ा सा राहत मिलता है। जैसे हम लोग का भैंस होता है ना, वो गर्मी उससे बर्दाश्त नहीं होता है, तो वो क्या करता है, जाकर के पॉन्ड में, तालाबों में जाके, नदी में जाकर के बैठ जाता है। उसी प्रकार से ये जो पोलर बियर्स है वो स्विम करते हैं। ठीक है, और पोलर रीजन्स में और अलग अलग जो एनिमल्स हैं उनमें से फिश है, मस्क ऑक्सेन होता है, रेनडियर है, फॉक्सेस है। ठीक है, इस प्रकार का अलग अलग वहाँ पर जानवर देखने को मिलता है। ठीक।
ठीक है। अब ये जानवर खास करके बर्ड्स जो हैं वो क्या करते हैं, जैसे ठंडा आने लगता है पोलर रीजन में, जैसे ही ठंडा 6 महीने के लिए आना शुरू हो जाता है तो वो क्या करता है, वो माइग्रेट करने लगता है। और वो क्या करते हैं, माइग्रेट करके अलग अलग जगह चले जाते हैं जहाँ पर कि गर्मी महसूस हो। खास करके इंडिया का रीजन हो गया, इंडिया के रीजन में वो राजस्थान में आते हैं, हरियाणा के सुल्तानपुर में आते हैं। इन सबको हम लोग बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे साइबेरियन क्रेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस माइग्रेटरी बर्ड है। सोचो वो रसिया से उड़ करके इंडिया पहुंच जाता है। क्योंकि आपके पास वर्ल्ड मैप है तो आप देखो तो रसिया और इंडिया में कितना डिस्टेंस है। तो हम लोगों ने जाना पोलर रीजन्स के बारे में। अब हम लोग जानते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में थोड़ा सा आपको बता दिया जाए कि ये जनरली हॉट एरिया रहता है, यहाँ पे हॉट क्लाइमेट रहता है और ये इक्वेटर के आसपास देखने को मिलता है। यहाँ पर इतना गर्मी है कि सबसे ठंडा महीना इसका जो जनवरी महीना होता है, जो सबसे ठंडा महीना होता है, वहाँ पर भी 15 डिग्री से ज़्यादा सेल्सियस का टेम्परेचर इसमें देखा जाता है। और गर्मी महीने में तो 40 डिग्री सेल्सियस से पार, यानी कि आप समझो कि कितना ज़्यादा गर्मी है। रेन फॉरेस्ट में नॉर्मली जो डेज़ है और जो नाइट है वो लगभग बराबर होता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा अभी पोलर रीजन्स में 6 महीना के लिए दिन है, 6 महीना के लिए रात है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, यहाँ पर दिन और रात बराबर है। इस एरिया में काफ़ी बारिश होता है, इनफैक्ट रोज़ बारिश पड़ता है। ठीक है, रोज़ बारिश पड़ता है इस एरिया में। ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ये इंडिया में भी देखने को मिलता है। इंडिया में कहाँ देखने को मिलता है, तो केरल वाला एरियाज़ हो गया, ठीक है, कर्नाटक वाला एरिया हो गया, यानी कि वेस्टर्न घाट में देखने को मिलता है। साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलता है, थाईलैंड, मलेशिया, ये सब एरिया में, इंडोनेशिया, ठीक है, ये सब एरिया में। सेंट्रल अमेरिका और सेंट्रल अफ्रीका में भी देखने को मिलता है। आप अपने मैप में मार्क करो कि सेंट्रल अमेरिका कहाँ है और सेंट्रल अफ्रीका कहाँ पर है। ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर बारिश इतना ज़्यादा हो रहा है, गर्मी है, तो इसलिए खाने पीने का यहाँ पर पूरा भरमार रहता है और इसलिए यहाँ पर बहुत सारा प्लांट्स और एनिमल्स देखने को मिलते हैं। काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मंकी हो गया, है ना, गुरिलाज हो गया, टाइगर्स, एलिफेंट्स, ये सब भी देखने को यहाँ पर मिलता है। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा कि यहाँ पर जो चूँकि यहाँ पर बहुत गर्मी है ना, बहुत गर्मी है और यहाँ पर हमेशा हवा में नमी रहता है, तो यहाँ के जो जानवर है वो कैसे अपने आप को तैयार करते हैं इन एरियाज़ में रहने के लिए। वैसे आपको एक चीज़ और समझना चाहिए कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में चूँकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर बारिश होता है, इसलिए पेड़ भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पेड़ भी बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर जो जानवर रहते हैं वो, उनमें चूँकि बहुत ज़्यादा जानवर है इसलिए यहाँ पर खाने के लिए और रहने के लिए काफ़ी झगड़ा होता है, काफ़ी कंपटीशन है। ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स तो ऐसे हैं जो बस पेड़ पर ही रह जाते हैं, जैसे कि अपना बंदर हो गया, है ना, बंदर हो गया, वो क्या है, वो बस दिन भर वो पेड़ पर ही रहता है। अब एक और जानवर है जिसका नाम है रेड आइड फ्रॉग। वो ऐसा है कि वो, उसका जो फीट है उसमें स्टिकी पैड जैसा वो काम करता है, यानी कि ऐसा वो कूदेगा बस वो चिपक जाएगा। ठीक है, और इस कारण वो लंबे लंबे पेड़ चढ़ जाता है। ठीक है, और वहाँ पर वो जा कर के रहता है। ठीक, मंकीज़ जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया, मंकी भी पेड़ पे रहता है और उनका वो पेड़ पे कुछ इस प्रकार चढ़ते हैं कि उनका जो लंबा लंबा पूँछ होता है ना, लंबा लंबा जो पूँछ होता है, वो लंबा लंबा पूँछ को वो पकड़ पकड़ के, उसका ब्रांच को पकड़ पकड़ के, पेड़ के ब्रांच को फटाफट वो चढ़ जाते हैं ऊपर। ठीक है, ये देखो, ये है रेड आइड फ्रॉग और ये देखो पत्ते पर चिपका हुआ है ना, चिपक के बैठा हुआ है। अब ये फिर जंप मारेगा, फिर ऊपर पहुंचते जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया रहने का बात। अब हम लोग जानते हैं कि खाने के लिए क्या लड़ाई होता है, तो खाने के लिए कैसे यहाँ के एनिमल्स अडेप्ट कर चुके हैं। देखो, एक बर्ड है जिसका नाम है टोकन। ठीक है, चूँकि यहाँ खाने के लिए बहुत कंपटीशन है, इसलिए टोकन के पास लंबा ऐसा चोंच है, लंबा ऐसा बीक है। इस कारण से वो क्या करता है ना, वो दूर वाला खाना भी बैठे बैठे वहाँ से खा सकता है। ठीक है, और जैसे यहाँ पर वो बैठा हुआ है और अगर इसको कुछ बगल में फ्रूट वगैरह दिखेगा तो वो उसको खा सकता है। बहुत सारे ट्रॉपिकल एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनका कान बहुत तेज़ होता है ना, जिसको बोलते हैं कान बहुत तेज़ है,
और देखने की क्षमता बहुत शार्प होती है। उसका जो स्किन है वो काफ़ी मोटा चमड़ा होता है, ठीक है। और उसका जो स्किन कलर है वो अलग अलग जैसे सराउंडिंग्स में चेंज होने के लिए बहुत अच्छी तरीके से वो चेंज, फॉर एग्जांपल अगर हरा सराउंडिंग है ना तो उसका जो कलर है उस जानवर का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे गिरगिट है ना, गिरगिट, तो गिरगिट का जो कलर है वो फटाफट चेंज होता है क्योंकि वो बैकग्राउंड में जो भी है उसका कलर उस हिसाब से वो चेंज हो जाता है। और इस कारण से जो बड़े बड़े जानवर है जो उसको खाने आते हैं वो उसको नहीं खा पाते हैं और इनफैक्ट वो बच जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जो बड़े बड़े जानवर हैं जैसे कि लायंस हो गया, टाइगर्स हो गया, उनको सुनने की क्षमता बहुत तेज़ होती है। तो अगर ये जो बंदर है ये अगर उनके आसपास में कहीं होगा ना तो वो फटाक से सुन लेगा कि अरे भाई साहब ये बंदर को तो अब खाना पड़ेगा, है ना। तो वो बंदर को जो है खाने के लिए दौड़ जाएगा। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल है लायन टेल्ड मकाओ का, जिसका नाम जिसको जो कि वेस्टर्न घाट में रहता है ना, वेस्टर्न घाट में रहता है। और ये भाई साहब जो है लायन टेल्ड मका, ये जो है ऊपर में ही रहते हैं। और इनका ये जो मेन है यानी कि ये जो पूरा पोर्शन है ये देखो वाइट वाइट है पूरा, और ये पूरा एकदम लायन जैसा देखने में लग रहा है, इसलिए इसका नाम है लायन टेल्ड मकाओ, ठीक है। और ये भाई साहब को इतना खाना मिलता है पेड़ पर कि इनको नीचे उतरने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। ये सिर्फ ना ही फ्रूट खाते हैं, ये सिर्फ फ्रूट ही नहीं खाते बल्कि जो अलग अलग जो लीव्स है, जो स्टेम्स है, उसके पास जो इंसेक्ट है उसको भी ये भाई साहब खा जाते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लो आप एलिफेंट का, ठीक है। एलिफेंट भाई साहब के पास क्या है, देखो लंबा लंबा इनका सूंड होता है ना। अब इससे ये क्या करते हैं, जो पेड़ है उनका टहनी को तोड़ लेते हैं और टहनी को तोड़ के ये खा जाते हैं उसको, है ना। मतलब कि जो पत्ते हैं उनको ये खा जाते हैं। साथ ही साथ इनका जो लंबा ऐसा ट्रंक है, जो इनका सूंड है, उससे ये वो उनका नोज़ की तरह काम करता है और ये फटाफट सूंघ के समझ आते हैं कहाँ पर खाना है और कहाँ पर नहीं खाना है, ठीक है। उसके बाद ये अपने दांतों से जो ट्रीज़ के जो बार्क है उसको तोड़ सकते हैं, उसको छीन सकते हैं, उसको चीर सकते हैं और उसको फिर बाद में वो खा लेते हैं, ठीक है। अब इनका जो बड़ा बड़ा कान है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और ये छोटा सा हरकत भी समझ सकता है कि अगल बगल शेर है या क्या है ना। उसके बारे में ये फट से समझ जाएंगे कि क्या है अगल बगल में। उसके बाद ये जो बड़े बड़े जो आपका कान है, इस कारण से जो एलिफेंट है उनको हॉट क्लाइमेट में भी अपने आप को ठंडी रखने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलता है। अब आप सोचो कि ये बड़े बड़े कान के कारण एलिफेंट को ठंडा रखने में कैसे मदद मिल सकता है ना। सोचो उसके बारे में और जो भी उसका आंसर हो कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। उसके बाद आज के लिए होमवर्क ये है कि आप बताओ एडेप्टेशन क्या होता है, क्लाइमेट, जितने भी यहाँ पर टर्म्स दिए हुए हैं इसके बारे में आप अपने कॉपी में लिखो, उसका मोबाइल से फ़ोटो खींचो और कमेंट सेक्शन में उसको पिन कर दो, कमेंट सेक्शन में उसको डाल दो, ठीक है। फिर हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ओके। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना है बताना है तो कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।